सभी को नमस्कार। सुनहरी सुबह की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का नया घटक, जिसका नाम है भाषा कौशल। ठीक है, पिछली तासिका में हमने भाषा के विविध प्रकार देखे, जिसमें हमने मातृभाषा देखी, राजभाषा देखी, राष्ट्रभाषा देखी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा देखी। तो इसी प्रकार से हमने भाषाओं को देखा। लेकिन इस भाषा पे अगर हमें हमारा अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए पूर्व तैयारी हमें क्या करनी होगी, कब हमारा उस भाषा पे अधिकार प्राप्त होगा, कब हम सफलतापूर्वक उस भाषा पे अपना प्रभुत्व कायम करेंगे, या कब हम उसे सफलतापूर्वक हमारे दैनंदिन जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए तैयार होंगे। तो जब हम उस भाषा से जुड़े जो कौशल है उसे पूरी तरह से अर्जित करेंगे, उससे जुड़ जाएंगे, तभी संपूर्णतः उस भाषा पे हमारा अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो उससे जुड़े हमारे क्या कौशल्य है, उस भाषा से जुड़े क्या क्या कौशल्य है। तो भाषा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले सुनना। जैसे हमने देखा कि कोई भी बालक हो वह अपने घर से ही हमारी जो मातृभाषा है वो अर्जन करना शुरुआत करता है, क्योंकि उसके परिवार के जो सदस्य हैं जो भाषा बोलते हैं वो शब्द उसके कानों पे आते हैं, और वह दिन ब दिन उसके कानों पे वो शब्द आते हैं। तो उससे उस शब्दों से वो उसका संदर्भ जुड़ जाता है, वो उस शब्दों के करीब आता है, उस शब्दों का अर्थ जो है वो धीरे धीरे उसका अर्थ ग्रहण होने लगता है। यानी भाषा का सबसे पहला जो कौशल्य है वो सुनना। ठीक है, सुनने से हमें उस भाषा के छोटे छोटे शब्द हो, उसका अर्थ क्या है, उस शब्दों को कैसे उच्चारित किया जाता है, वो हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला है बोलना। ठीक है, उस भाषा जो भी भाषा होगी तो उस भाषा में बोलना, यह उस भाषा का कौशल्य है। यानी जैसे मराठी है तो मराठी भाषा में बोलना, गुजराती भाषा है तो उस भाषा में बोलना, अंग्रेजी भाषा है तो उस भाषा में बोलना। क्योंकि जब तक हम उस भाषा में बोलेंगे नहीं तब तक हमें वो भाषा नहीं आएगी, क्योंकि दिन ब दिन प्रयास करने से ही हम उस भाषा को बोल सकते हैं। लेकिन बोलने के लिए क्या होता है, पहले सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम उस भाषा को अच्छी तरह से सुनेंगे कि उन शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, वो शब्द कब इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके इस्तेमाल करने के लिए जो अवसर है, जो टाइमिंग जिसे आप कहते हो कि कौन से समय पे कौन सा, जैसे कि मुहावरा हो, कोई वाक् प्रचार हो, तो कोई कहावत हो, तो उसे उस समय पे यानी उसी एप्रोप्रिएट समय, आप जिसे कहते हो ना एप्रोप्रिएट टाइमिंग या सही टाइमिंग पे कब इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा जो कौशल है वो कब वृद्धिंगत होगा, कब विकसित होगा, कि जब हम अच्छी तरह से सुनेंगे। एक अच्छा श्रोता ही क्या होता है, एक अच्छा वक्ता भी होता है, कि जब हम अच्छे श्रवण की क्षमता रखते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं, तभी हम अच्छी तरह से बोल पाते हैं। अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी जिसे आप कहते हो कि अपने आप को बोलना, यानी अपनी अभिव्यक्ति का सादरीकरण करना, ये हम तभी कर पाते हैं जब हम अच्छी तरह से सुनते हैं। अच्छा श्रोता बनना भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक क्राइटेरिया है, एक महत्वपूर्ण निकष है। ठीक है, तो इसके बाद होगा, पहले देखा हमने कि पहले हमें सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद बोलना ज़रूरी है। ठीक है, कि जब हम सुनते हैं तो धीरे धीरे हमें वह बोलना आना चाहिए। उसके बाद है हमारा पढ़ना। जो पढ़ने से भी क्या होता है कि हमारी जो शब्द संग्रह है, जिसे आप वोकैबुलरी कहते हो अंग्रेजी में, तो शब्द संपत्ति है वो हमारी कब बढ़ती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का जो भी साहित्य है, किसी भी प्रकार का हो, साहित्य के अनेक प्रकार है, तो उसमें अभी हमें इन डिटेल नहीं जाना है, लेकिन जितनी भी उसकी लिखावट है, उस भाषा में जितना भी साहित्य लिखा गया है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उस पढ़ने से आपकी भाषा और अधिक विकसित होगी। क्योंकि भाषा के मीन्स लिखने के अलग अलग प्रकार है। ठीक है, तो जैसे समाचार पत्रों के लिए लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, कहानी लिखनी है तो उसकी लिखावट कैसी होती है, कोई आत्मचरित्र लिखना है तो उसके लिए किस तरह से लिखना होगा, कोई प्रवास वर्णन लिखना है, जीवनी लिखनी है, काव्य लिखना है, खंड काव्य लिखना है, महाकाव्य लिखना है, पत्र लेखन करना है, उसमें भी घरेलू पत्र लेखन करना होगा, ऑफिशियल यानी औपचारिक पत्र लेखन करना होगा,
किसी का प्रोग्राम का कार्यक्रम का वृत्तांत लेखन आपको करना पड़ेगा। अखबारों के लिए आपकी कॉलेज में या आपकी पाठशाला में जितने भी प्रोग्राम आप आयोजित करते हो उसके बारे में अगर आपको न्यूज़ देनी होगी तो वो किस तरह से लिखनी होगी। तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे लिखना है, किस प्रकार के लिए, किस साहित्य प्रकार के लिए मुझे कैसे लिखना है, यह तब आप समझ पाते हो भली भांति जब आप अच्छी तरह से पढ़ते हो। पढ़ने से व्याकरणिक दृष्टया भी आपकी नज़रें तेज हो जाती है कि जैसे मात्राओं का लेखन, पहली मात्रा है या दूसरी मात्रा है, इकारांत कौन सा है, ठीक है, मुहावरा कैसे लिखा गया है, व्याकरण के नियमों का अनुपालन करते हुए किस तरह से लेखनी है। देवनागरी लिपि में भी अलग अलग तरह के नियम है, निकष है, वो किस तरह से लिखे गए हैं। तो आप जितना पढ़ेंगे उससे आपका व्याकरण की अशुद्धियाँ भी आपकी दूर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने में भी एक मौन पठन है और एक सस्वर पठन है। मौन पठन यानी जब हम ऐसे कोई पुस्तक हमारे सामने देखते हैं और उसे पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं फिर समझ लेते हैं, ये है मौन पठन। और जब हम कोई पाठ्य पुस्तक है वो देख के उसे ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, जैसे कक्षा में आपकी जो विषयाध्यापिका है वो आपको सामने बोला कि कविता का कोई चरण है तो वो ऊंचे स्वर में आपको ये करती है, वो सुनाती है, या आप में से किसी एक छात्र को आगे बुला के उससे वो पढ़वाती है, ठीक है। तो वो हो गया। अब मौन पठन से क्या होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है, जिसे आप कंसंट्रेशन कहते हो, वो बढ़ता है। उसके बाद भाषा की जो अशुद्धियाँ है वो दूर होने के लिए मदद मिलती है, ठीक है। ध्यान हमारा केंद्रित होता है, ठीक है, कि हमारा ध्यान पूरी तरह से उस आशय के साथ हम जुड़ जाते हैं। कोई भी पत्र लिख रहे हो तो उसमें जुड़ जाएंगे, कहानी लिखने तो उस कहानी का जो भी आशय है उससे हम एकजुट होते हैं, उसमें हम उस पूरे रस के साथ हम उसमें उसका जो केंद्र है वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मौन पठन है, उस पात्रों के अंदर हम घुसते हैं, खुद ही उस पात्रों को महसूस करते हैं, ये मौन पठन से होता है। वो जो कैरेक्टर होते हैं वो कहानी के या उस कादम्बरी के, ठीक है, जो रचनाएं लिखी है उसमें जो कुछ कहा गया वहाँ उस काल में हम पहुँचते हैं, उन पात्रों को हम खुद महसूस करते हैं, ये मौन पठन से होता है, ठीक है। और सस्वर पठन से क्या होता है, सस्वर पठन से वो हमें याद होता है तुरंत जो हमने गाया है, जो पढ़ा है, ठीक है। फिर हम भाषा के शब्द है उसका सही उच्चारण, आरोह अवरोह, कैसे कहाँ पे आलाप लेना है, कहाँ पे नीचे आना है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें सस्वर पठन से समझ में आती है कि कविता का गायन किस तरह से होगा, पद्य है तो किस तरह का पठन करना होगा, गद्य है तो किस तरह का, कहानी है तो किस तरह से हमारी आवाज़ होनी चाहिए, जीवनी है तो किस तरह से हमारी आवाज़ होनी चाहिए, या कोई कथा हम सुना रहे हो तो हमारी आवाज़ किस तरह से होनी चाहिए, कोई रेखांकिका पढ़ा रहे, कोई नाट्य कृति हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा में तो हमारी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, अलग अलग पात्रों को किस तरह की आवाज़ हमें देनी होगी। तो ये सब चीज़ें समझने हैं तो आपको पठन करना पड़ेगा। तो पठन के इस तरह से दो प्रकार है, एक मौन है और एक सस्वर है, ठीक है। तो इसी तरह से सुनना, बोलना और पढ़ना ये तीन भाषा के कौशल्य हैं और किस तरह से हमें उनका अनुपालन करना होगा और किस तरह से हम करते हैं। और अधिकाधिक अगर भाषा में अगर आपको अधिकार प्राप्त करना है तो इसी तरह से सुनना, बोलना और पढ़ना, तो इसके माध्यमों से, इस कौशलों के माध्यम से आपकी भाषा विकसित होगी और भाषा पे आपका पूरा अधिकार प्राप्त होगा। अब ये इसमें जो है सुनना और पढ़ना ये ग्रह्यात्मक कौशल्य है, सुनना और पढ़ना, यानी इसमें आपको खुद कुछ नहीं करना है। सुनना है तो जैसे वो आगे से आवाज़ आ रही है, जिस भाषा में वो कह रहे हैं, जो शब्द आपके कानों पे आ रहे हैं तो बस आपको वो सुनना है, ठीक है। और पढ़ना यानी उस लेखक ने, उस रचनाकार ने जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो भी लेखन आपके सामने प्रस्तुत किया है वो सिर्फ आपको पढ़ना है, यानी इसमें आपका कुछ भी का रोल नहीं है, आपकी कुछ भूमिका नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी है बोलना और लिखना, ये अभिव्यक्ति से जुड़े कौशल्य है, बोलना और लिखना। बोलते समय आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा,
आपका मत वहाँ पे देना पड़ेगा, आपकी राय आपको देनी पड़ेगी, जिसे आप क्रिटिसाइज करना कहते हो, समीक्षा कह सकते हो। उसका कुछ प्लस माइनस है, उस कंटेंट से जुड़ा, उस आशय से जुड़ा जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं उस पर आप प्रकाश डाल सकते हो। जो नकारात्मक चीज़ें हैं उस मुद्दों को लेके आप अपना मत प्रस्तुत करते हो, अपने आप को प्रस्तुत करते हो, ठीक है। तो वो ये अभिव्यक्ति से जुड़े ये है। लिखने में भी लेखकों की अभिव्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। लिखने के टाइम पे भी ये आपका अभिव्यक्ति से जुड़ा कौशल है, क्योंकि आपको जो चाहा आप लिख सकते हो, ठीक है। जो लेखक लिख सकते हैं, जो आप देखते हो कि अलग अलग मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो उसके लिए पूरी अभिव्यक्ति वो किसी के माइंड में नहीं रहते, किसी को मीन्स कोई मर्यादा में वो बांध कर ऐसे उनको कुछ नियमों में बांध के नहीं रखा है उस लेखकों को। उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, उनके माइंड में जो विचार आते हैं, जिस मुद्दों को लेके वो प्रभावित हो चुके हैं, तो उस पर वो अपना लेखन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज हमने भाषा की ये विविध कौशल्य देखे, और जब हम इन कौशलों पे अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, स्वाभाविक रूप से तभी उस भाषा पे अपना अधिकार प्राप्त होगा। तो इसी के साथ अब यहाँ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले तासिका में फिर एक कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।